कंप्यूटर। बच्चों, आज हम जब भी कंप्यूटर के बारे में समझते हैं या फिर सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? आप सोच के देखिए कि आप अपनी जिंदगी को बिना कंप्यूटर के इमेजिन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कतई भी नहीं, क्योंकि आजकल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंसान, चाहे वो भारत में रहे या किसी और देश में, वो कंप्यूटर पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है कंप्यूटर आपका डिजिटल साथी। कंप्यूटर योर डिजिटल कंपेनियन। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए बच्चों, कंपेनियन या साथी हम ऐसे किसी को कहते हैं जो हर वक्त पर हमारा साथ देता है। तो चलिए आज हमारे एक्सपर्ट के साथ समझते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर हमारा एक कंपेनियन और साथी बन चुका है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आपकी कंप्यूटर की अध्यापिका हूँ। आज मेरे संग आप लोग शुरू करने वाले हो आप लोग अपनी कक्षा 6 का कंप्यूटर का किताब, ठीक है। और आज आप लोग पढ़ोगे सबसे पहले आपकी किताब का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर आपका डिजिटल साथी। कंप्यूटर योर डिजिटल कंपेनियन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर नाम क्या है आपके इस अध्याय का, कंप्यूटर आपका डिजिटल साथी, ठीक है। तो कंप्यूटर हम सब का डिजिटल साथी है, ठीक है। किस प्रकार से डिजिटल साथी है आइए देखते हैं इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने का हम लोगों का क्या उद्देश्य है, तो ये रहा हमारा उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने का। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। तो इस अध्याय के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारे कंप्यूटर का परिचय, फिर कंप्यूटर की हानियां, कंप्यूटर का ढांचा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का परिचय। कंप्यूटर की कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। कंप्यूटर का क्या ढांचा है, साथ ही साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ठीक है। कंप्यूटर तो आज हमारे सामने है पर ये कभी तो बना होगा शुरुआत में, तो ये कब बना था, इसका क्या इतिहास है, हम ये पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर के गुण, डाटा और सूचना, कंप्यूटर की क्रियाएं इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां, ठीक है। और कंप्यूटर की बहुत सारी पीढ़ियां भी रही हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे और अंततः कंप्यूटर मेमोरी, तो ये सारी चीजें हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमारे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए क्या है ये कंप्यूटर का परिचय, देखिए, ठीक है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है बच्चों, जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हम सब लोगों का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सबसे पहले डेटा को इनपुट के तौर पे लेता है, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, अंत में हमें परिणाम स्वरूप हमारा आउटपुट देता है। यह कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका बना है कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका गणना करना यानी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये देखिए ये है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर कितने कितने भागों में विभाजित है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हार्डवेयर की, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा है यानी सबसे पहला पार्ट है हमारे कंप्यूटर का हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर और स्कैनर, ये सब आपका हार्डवेयर है। वही दूसरी तरफ बच्चों जो दूसरा हिस्सा है वो है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, गूगल क्रोम, कोरल ड्रॉ एंड विनरार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो कंप्यूटर के दो हिस्से हुए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। तो चलिए एक रोचक तथ्य भी दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या है। चार्ल्स बेबेज कभी अपना कंप्यूटर पूरी तरह नहीं बना पाए। पहला कंप्यूटर कमरे जितना बड़ा था। देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक का नाम है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। बट चार्ल्स बेबेज कभी भी अपने द्वारा बनाया हुआ पहला कंप्यूटर वो देख ही नहीं पाए। तो दुनिया में प्रथम कंप्यूटर जो हमारा बना था वो एक कमरे के बराबर बड़ा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के गुण, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं, तो चलिए देखिए। कंप्यूटर व्यवसायिक क्षेत्र में, ठीक है,
कंप्यूटर व्यवसायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण यंत्र है। कंप्यूटर के मुख्य गुण निम्नलिखित है। अगर आप व्यवसायिक क्षेत्रों की बात करोगे तो कंप्यूटर उसका एक अमूल्य अंग है, यानी कह सकते हो अविभाज्य एक अंग है। ठीक है, तो कंप्यूटर के हमारे कुछ कुछ मुख्य गुण हैं, जैसे कि पहला है तेज गति, हाई स्पीड। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा गुण है हमारे कंप्यूटर का, ये बहुत तेजी से चलता है, हाई स्पीड पे चलता है। कंप्यूटर का प्राथमिक गुण उसकी तेज गति है। हम कंप्यूटर द्वारा बहुत कम समय में एक साथ हजारों लाखों गणनाएं कर सकते हैं या लाखों आदेशों का कुछ ही पलों में पालन कर सकता है। तो ये इतना तेज होता है कि आप एक ही मिनट में कई सारे कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हो। ठीक है, फिर बारी आती है दूसरे गुण की, शुद्धता। ठीक है, तो शुद्धता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर आउटिंग के मैनुअल वीडियो की तुलना में अधिक शुद्धता प्रदान करता है। आपने अभी कैलकुलेशन तो कर लिया इतना सारा, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है जो कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा गुण कंप्यूटर का। फिर तीसरा है आसानी से परिवर्तन यानी इजी चेंज। कंप्यूटर आउटिंग हेतु प्रयुक्त होने वाले सॉफ्टवेयर को शीघ्रता से और आसानी से चेंज करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में कोई भी अगर बदलाव आपको करना है तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है ना, ये उनको आसानी से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला हमारे कंप्यूटर का गुण है स्मृति यानी मेमोरी। कंप्यूटर अपनी स्मृति में बहुत बड़े डेटा और सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर स्टोर सूचनाओं को तीव्रता के साथ कंप्यूटर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अपने साथ खूब सारी चीजें अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे कंप्यूटर के गुण। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की हानियां। देखिए, कंप्यूटर वैसे है तो बहुत अच्छी चीज है, तो हमारी सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में भी कुछ कमियां होती हैं, यानी कंप्यूटर से होने वाली हानियों के बारे में हम देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। कंप्यूटर हमारे लिए एक बहुत उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर हम जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इसका उपयोग करें तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ये कैसा नुकसानदायक है, अंततः कंप्यूटर तो है तो एक मशीन ही, मानव निर्मित मशीन है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है और आपने गलत इस्तेमाल कर लिया या जानबूझ के गलत इस्तेमाल किया तो वो क्या होगा, हानिकारक ही तो है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारी कंप्यूटर की हानियां हैं। तो सबसे पहला हानि जो आपका है वो है हमारा स्वास्थ्य पर बुरा असर। अगर आप कंप्यूटर का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर होता है। दूसरी हानि है मानव कौशल में कमी। कंप्यूटर के आ जाने की वजह से हम लोग कंप्यूटर पे इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, यानी इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमारी कुशलता में कमी आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तीसरी हानि है जानकारी की चोरी। अब जो डेटा आपने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर ने अपने पास तो बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन ये भी हमेशा संभावना बनी रहती है कि उस डेटा को कोई चुरा सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेम आदि की लत लगना। कंप्यूटर है, इसका मतलब सोशल मीडिया होगी, गेमिंग होगी, तो इनकी लत जिससे लग जाती है उसको बहुत दिक्कत होती है। बिजली और तकनीक पर निर्भरता। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बिना बिजली या बिना तकनीक के आप चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर की हानियां हैं। अब चलिए आइए देखते हैं हमारे डेटा और सूचना यानी डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है। देखिए, वर्तमान समय में हम कई तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम डेटा और सूचना कहते हैं। वास्तव में इन दोनों के बीच अंतर होता है। देखिए, हम लोग वर्तमान समय की अगर बात करें तो कंप्यूटर के जरिए हम लोग कई सारे तथ्यों के सूचनाओं का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपका जो डेटा होता है और जो आपका सूचना यानी आपका डेटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कौन सा अंतर है देख लेते हैं। डेटा, तो सबसे पहले अंतर जानने के लिए आप डेटा समझिए, डेटा क्या होता है। ठीक है, देखिए, डेटा रॉ इनपुट का एक संग्रह होता है। डेटा व्यवस्थित किया जा सकता है जिस कारण यह अर्थपूर्ण आउटपुट देता है। देखिए, डेटा जो है ना ये रॉ इनपुट है, आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हो, तो जो भी आप बदलाव करोगे वही आपको आउटपुट के तौर में आंसर मिलेगा। डेटा विभिन्न रूप, और डेटा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे नंबर, कैरेक्टर, सिंबल और पिक्चर के रूप में हो सकता है। तो ये सारे हमारे डेटा के रूप हैं। डेटा को कैरेक्टर, और डेटा को हम लोग कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं, जैसे अल्फाबेट ए से जेड, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आप दोनों में लिख सकते हो अपने डेटा को। डिजिट में 0 से 9 या अन्य विशेष कैरेक्टर या अन्य विशेष कैरेक्टरों का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को लिख सकते हैं, जैसे ये प्लस माइनस एक्सेट्रा। ठीक है, आदि के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह केवल तथ्य, आंकड़े,
चिन्ह आदि का संग्रह होता है। तो जो हमारा डेटा है ना, केवल और केवल हमारे तथ्यों का, हमारे चिन्हों का, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये उनका बहुत बड़ा संग्रह है। ठीक है, तो डेटा क्या है, डेटा रॉ है, आप इसे बदल सकते हो अपने हिसाब से, और आप जो भी बदलोगे वही आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों, सूचना क्या होता है, देखिए सूचना, सूचना सूचना डाटा का संक्षेपण है। जिस डेटा पर प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है उसे सूचना कहते हैं। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सूचना होती है, अर्थात डेटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद जो सार्थक डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। देखिए, आपने डेटा में चेंजेस कर लिए, जो भी बदलाव करने थे, अब आपके पास जो रिजल्ट आया है ना, वही रिजल्ट आपका सूचना है। ठीक है, अब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि आपने कर दिया, और करने के बाद बदलाव जो आपको मिला है वही आपका सूचना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, मयंक को गणित में 90 अंक मिले, यह एक सूचना है। देखिए, मयंक नाम का एक बच्चा है, उसको गणित विषय में 90 अंक प्राप्त हुए हैं, ये तो एक सूचना है कि हाँ, उसे सच में 90 अंक मिला है। सूचना को एक अर्थपूर्ण निर्णय हेतु प्रोसेस डेटा के निम्नलिखित गुणों का पालन करना होता है। देखिए, एक सूचना, एक अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए बच्चों, आप लोगों को डेटा को आप लोगों को डेटा को इस प्रकार से बनाना होता है जिसमें हम लोग कुछ गुण का पालन करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, हम लोग कौन कौन से गुणों का पालन करते हैं ताकि डेटा हमें एक अच्छा सूचना दे। तो सबसे पहला है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं, समयबद्धता, टाइमली। सूचना उस समय पर उपस्थित होनी चाहिए जब भी उसकी आवश्यकता हो। तो समयबद्धता का मतलब क्या है, आपके पास सूचना उसी वक्त होनी चाहिए जिस वक्त आपको उसकी जरूरत है, होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। सूचना सदैव शुद्ध और त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो आपकी सूचना है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। संपूर्णता, कंप्लीटनेस। संपूर्णता का मतलब है सूचना सदैव पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी सूचना भ्रम पैदा कर सकती है, और सूचना सदैव क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी सूचना बहुत ही हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से हमारा डेटा जो है वो पूरा प्रोसेस करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, हम अपने डेटा में इनपुट देते हैं। तो इनपुट हम कौन कौन से डिवाइस के जरिए दे सकते हैं, तो ये रहा, ये है हमारे इनपुट डिवाइस। इन्हीं इनपुट डिवाइसों की मदद से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, अब इनपुट तो हमने अपने डेटा को दे दिया। ठीक है, सॉरी, अब हमने अपने डेटा का इनपुट अपने कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर उस डेटा को पूरा प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा, देखिए, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग आपकी होती है बच्चों सीपीयू में जाके। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर की मदद से इनपुट को दे दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर के पास तो इनपुट आ गया, अब कंप्यूटर उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करेगा आपका सीपीयू के जरिए। सीपीयू में मुख्य मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 भाग होते हैं आपके सीपीयू में, जहां पे आपका पूरा का पूरा इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस हो चुका है, अब प्रोसेस खत्म हो चुका है, अब बारी है हमारे आउटपुट की, यानी नतीजे की। तो आउटपुट अब हमारे पास आएगा। तो आउटपुट हमारे पास कैसे आ सकता है, देखिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए आता है, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा डेटा प्रोसेसिंग का चक्र। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको डिटेल में और पढ़ लेते हैं। तो इनपुट क्या है, देखिए, इस चरण में डेटा को एकत्रित किया जाता है और कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। या डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर या इमेज, चित्र। तो इनपुट जब आप अपने कंप्यूटर को डेटा देते हो, तो डेटा आपका किसी भी नंबर में हो सकता है, या टेक्स्ट हो सकता है यानी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, कोई भी चित्र हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने अपना इनपुट उठा के अपने कंप्यूटर को दे दिया। फिर अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर अब उस प्राप्त इनपुट की प्रोसेसिंग कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, देखिए, प्रोसेसिंग। इस चरण में डेटा को संसाधित किया जाता है। इसमें डेटा को साफ करना, छांटना, गणना करना, विश्लेषण करना आदि शामिल है। तो अब कंप्यूटर के पास तो आ गया, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर को उसमें से जो भी चीज हटानी है वो उसको हटाएगा, जो भी उसमें ऐड ऑन करना है वो उसको ऐड करेगा, या जो भी जिस प्रकार से भी उसे गणना करनी है वो गणना करेगा। तो ये सब आपका प्रोसेसिंग प्रोसेस में आता है। अब यहाँ पे एक रोचक तथ्य देख लेते हैं। मोबाइल फोन में आज जो प्रोसेसर होता है वो पहले के सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है जिससे हमारा फोन काम कर रहा है, मोबाइल फोन काम कर रहा है, जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, भी आप लोग पढ़ोगे, जो सुपर कंप्यूटर होता है वे उससे भी ज्यादा तेज है। तो आप समझ सकते हो हमारा मोबाइल फोन कितना तेज चलता है। ठीक है,
फिर अब बारी आती है हमारे आउटपुट की। हमने डेटा दे दिया इनपुट के तौर पे, हमारा प्रोसेसिंग हो गया। अब हमारे पास हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट के तौर पे। इस चरण में डेटा को उपयोगी जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जानकारी रिपोर्ट, चार्ट या ग्राफ के रूप में हो सकती है। अब हमारा रिजल्ट जो है हमारे सामने है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर का ढांचा कैसा होता है, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आता है कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इनपुट डिवाइस आता है बच्चों, हमारे इनपुट डिवाइस के कई सारे भाग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो देखिए हमारा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, अन्य इनपुट डिवाइस है। तो ये सब हमारे इनपुट डिवाइस का पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी हमारे मेमोरी यूनिट्स की। और हमारी मेमोरी यूनिट जाके स्टोर होती है आपके सीपीयू में। ठीक है, तो ये सीपीयू है, मेमोरी है। तो सीपीयू में क्या काम होता है, आपने जो डेटा दिया है ना, अब वो उसकी जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। तो जानकारी का और डेटा का प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे रिजल्ट की, जो हम आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट हमें कहाँ कहाँ से दिखता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अन्य आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर की क्रियाएं, द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या काम है, कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए कंप्यूटर सामान्यतः अपनी संरचना और आकार के अनुसार 5 मुख्य संक्रियाएं कर सकता है। इन मुख्य संक्रियाओं का हम निम्नलिखित चरणों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो मुख्यतः 5 प्रकार से फंक्शन करता है। ठीक है, तो वो क्या है, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर का फंक्शन होता है इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, हमारा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या है, यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम एंटर करने की प्रक्रिया। इनपुट क्या होता है, अब कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हो। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की। ठीक है, तो सीयू क्या है, देखिए इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज जिसके देखभाल में कार्य करते हैं, यह यूनिट को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट वो हिस्सा होता है जहां पे आपका इनपुट का काम चल रहा है, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है और आउटपुट का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आपकी सेंट्रल यूनिट यानी सीयू के अंडर में होता है। यही यह निर्णय लेती है कि डेटा कब रिसीव करना शुरू करना है, कब इसे रोकना है, डेटा को कहाँ स्टोर करना है आदि। ये कंप्यूटर के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप सभी संक्रियाएं हेतु होने वाली संक्रियाओं की देखभाल करती है। आपका कंट्रोल यूनिट ही इस चीज का फैसला लेता है कि कब उसे डेटा को रिसीव करना है, कब उसे डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करना है, कब उसको डेटा को आउटपुट के तौर में देना है। ठीक है, और ये सारा काम एक एक स्टेप के साथ करती है। पहले स्टेप नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये काम सारा आपका सेंट्रल यूनिट में चलता है। फिर हमारी बारी आती है कंप्यूटर के जिस फंक्शन की, वो है आपका मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या है, देखिए कंप्यूटर का प्रयोग डाटा और आदेशों के संग्रहण हेतु होता है। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट है। अब जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीजें, तो ये मुझे खुद को भी तो पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ होता है, हमारे दिमाग में होता है, हमारे मेमोरी में है। तो कंप्यूटर के पास भी मेमोरी यूनिट है, यहीं पे ये सारा आपका डेटा और आदेश का क्या होता है, एक संग्रहण होता है। फिर हमारी बारी आती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, ALU। ठीक है, ALU इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लॉजिक, तुलना आदि है। ALU में ही आपका मैथ्स का सारा कैलकुलेशन होता है, चाहे आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ये सब आपका ALU में ही होता है। ठीक है, फिर बाद में हमारा कंप्यूटर हमें क्या देता है, कौन सा उसका फंक्शन है, आउटपुट। अब तो सारा काम हो चुका, हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट लाभदायक सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त डेटा से उत्पन्न होने वाले परिणाम को इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक नोट देखना है, वो नोट क्या है, ALU और CU का मिश्रित रूप CPU कहलाता है। ठीक है, तो CPU क्या होता है बच्चों, CPU आपका होता है कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी CU प्लस ALU इक्वल टू CPU। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर क्या है, देखिए हार्डवेयर वो भौतिक फिजिकल भाग है जिसे देखा और छुआ जा सकता है। हार्डवेयर का मतलब क्या है, हार्डवेयर वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसको आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो। तो कौन कौन सा है, जैसे इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड।
इनपुट डिवाइस हमारे जो होता है माउस और कीबोर्ड, वो हमारा हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, हमारे आउटपुट डिवाइस में जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर है और प्रिंटर है। फिर बारी आती है हमारे इंटरनल डिवाइसेस की, जैसे रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉडेम, वायरलेस चिप आदि। ये सब क्या है, हमारे भौतिक, यानी ये सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर ही वो प्रोग्राम है जिसके जरिए कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसको कब कौन सा कार्य करना है। यह हार्डवेयर को निर्देश देता है और उसका संचालन करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ही सारा का सारा निर्देश हार्डवेयर को देता है कि उसे कब, क्या और कैसे काम करना है, ठीक है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। आप सॉफ्टवेयर को कभी भी देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ठीक है। चलिए आइए एक रोचक तथ्य देख लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर चावल के दाने से भी छोटा है, यह आईबीएम ने बनाया है। देखिए हमारे कंप्यूटर जो हमारे पूरे दुनिया में जो कंप्यूटर जो सबसे छोटा है वो एक चावल के दाने के बराबर है, ठीक है। चलिए अब अच्छा, सॉफ्टवेयर के कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, जैसे क्या है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज, लिनक्स, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गेम्स, ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये सारे आपके किस चीज के उदाहरण है, आपके सॉफ्टवेयर के। तो चलिए बच्चों सॉफ्टवेयर को थोड़ा और हम लोग डिटेल में देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रक्रियाओं और निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना, ये कई सारे प्रोग्राम्स का, कई सारे स्टेप्स यानी कई सारे प्रक्रियाओं का ना मिश्रण होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को और अच्छे से काम करने में मदद करता है, ठीक है। यह एक अदृश्य घटक है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप देख ही नहीं सकते। यह आपका एक अदृश्य घटक है, मतलब ये अदृश्य रह के ये काम करता है, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है बच्चों हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यह कंप्यूटर के मूल संचालन के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना कंप्यूटर चलाना संभव नहीं है। इसमें निम्नलिखित सॉफ्टवेयर शामिल है। ये बच्चों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सबसे ज्यादा मूल सॉफ्टवेयर है, अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं देख लीजिए। इसमें ये हमारे 3 सॉफ्टवेयर सिस्टम आते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, जैसे हमारा विंडोज है, जैसे हमारा एंड्रॉइड है, ठीक है, हमारा लिनक्स है या मैकओएस है, ठीक है। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये क्या होता है, ये हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है। ये हमारे हार्डवेयर को ना हमारे कंप्यूटर से जोड़ता है, जैसे प्रिंटर डिवाइस, साउंड कार्ड ड्राइवर, ठीक है। तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर के देखभाल और मरम्मत के लिए होता है। अब कंप्यूटर में सारा काम तो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर है तो एक मशीन ही, उसको देखभाल की जरूरत है। तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी रख रखाव करने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क और क्लीनअप। तो ये 3 तरीके का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए देख लीजिए। ये सॉफ्टवेयर विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका कोई भी कंप्यूटर हो, ये सब में रहता है। लेकिन जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, ये उपयोगकर्ता के ऊपर यानी यूजर के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो उसके हिसाब से उसको डाउनलोड करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जैसे दस्तावेज बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कोई भी दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स, ठीक है। फिर दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटा की गणना और विश्लेषण के लिए। हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे डेटा का गणना करने के लिए और साथ ही साथ उसको विश्लेषण करने के लिए। तो इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है।
फिर बारी आती है बच्चों हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? स्लाइड शो बनाने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अभी जैसे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्लाइड शो दिखाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर बारी आती है दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वीडियो और ऑडियो संपादन के लिए। आपको कोई वीडियो दिखाना है या ऑडियो दिखाना है तो उसके लिए आपको चाहिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल है आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप। आप लोगों ने वैसे इनमें से बहुतों का नाम सुना होगा। फिर हमारी बारी आती है गेम्स और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। तो जो भी आपको गेम पसंद है, जो भी एंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर आपको पसंद है, आप डाउनलोड कर सकते हो मनोरंजन के लिए, खास विशेषकर आपके मनोरंजन के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका रॉब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, देखिए, इन इनैक नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इतना गर्म था कि कमरे में एसी चलाना पड़ता था। देखिए, ये जो आपका इनैक नाम का पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस पूरे दुनिया में बना था, वो इतना ज्यादा गर्म था कि इसको चलाने के लिए एसी दिन भर चलाना पड़ता था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर की बहुत बातें हो गई, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके भाग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन हमारे कंप्यूटर का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो ये है, देखिए, आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर समय के साथ बदलता गया। पहले कंप्यूटर भारी व बड़े होते थे, इनकी स्पीड भी कम होती थी। कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन पहले जो कंप्यूटर बनते थे वो बहुत भारी होते थे, बहुत बड़े होते थे। तो बच्चों आइए अब देखते हैं हम लोग हमारे कंप्यूटर का इतिहास। तो ये देखिए डिफेंस इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये पढ़ने से पहले हम लोग कंप्यूटर का इतिहास देख लेते हैं। एक रोचक तथ्य है यहाँ पे, दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस को लकड़ी से बनाया गया था। तो जो हमारे दुनिया का पहला माउस था ना, उसे लकड़ी से बनाया गया था, ठीक है। तो ये देखिए हमारे कंप्यूटर का इतिहास है। सन 1812 में चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक द्वारा एक मशीन का आविष्कार किया गया था जो स्वतः ही त्रिकोणमिति एवं लघु गणक की गणना कर सकती थी, ठीक है। तो सन 1812 में जो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक ऐसा मशीन का आविष्कार किया था जो स्वतः ही आपके त्रिकोणमिति का पूरा गणना कर सकता था, ठीक है। इस मशीन के अंतर्गत गणना करने का अलग तरीका अपनाया गया था, इसलिए बेबेज इसे डिफरेंस इंजन के नाम से बुलाते थे। और किस प्रकार से इसमें गणना की जाती थी, इसका तरीका सबसे अलग होता था, इसीलिए इसको चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के नाम से बुलाया था। इस मशीन के अंतर्गत हजारों की संख्या में गियर्स, व्हील्स और बैरल आदि लगे हुए थे, ठीक है। तो इस मशीन के अंदर गणना करने के लिए बहुत सारे गियर्स, व्हील्स और बैरल्स लगाए गए थे, ठीक है। इस मशीन की तकनीकी क्षमता का मशीन के पुर्जों की क्षमता के अनुरूप कार्य न करने के कारण मशीन की उत्पत्ति का कार्य रुक गया था। देखिए, ये जो मशीन है इसका कार्य बीच में रुक गया था। क्यों बीच में रुका था? क्योंकि इसकी जो क्षमता थी, इसकी जो तकनीकी क्षमता थी, इसकी तकनीकी का क्षमता इसके पुर्जों के क्षमता के बराबर नहीं थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बीच में डिसबैलेंस हो गया था, इसलिए इसका कार्य बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद बेबेज ने एक मशीन की उत्पत्ति की जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह इंजन आधुनिक कंप्यूटर से मिलता जुलता था, साथ ही इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता थी। बाद में जब ये डिफरेंस इंजन का काम रुक गया था तो चार्ल्स बेबेज ने कुछ समय बाद फिर से एक मशीन बनाई जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। अगर आप एनालिटिकल इंजन को तुलना करोगे ना आज के समय के कंप्यूटर से, तो दोनों एक जैसा दिखते हैं, ठीक है। देखिए, सन 1937 में हावर्ड एकन ने मार्क प्रथम नामक मशीन की उत्पत्ति की थी, ओके। तो 1937 में हावर्ड एकन ने मार्क प्रथम नाम के कंप्यूटर मतलब एक मशीन बनाई थी इन्होंने। मार्क प्रथम लंबी संख्याओं वाली अंक गणित एवं लघु गणक की गणितज्ञ प्रणाली तैयार कर सकती थी, ठीक है। तो देखिए, जो मार्क प्रथम ये मशीन थी ना, ये मशीन क्या कर सकती थी? ये आपके अंक गणित और आपके लघु गणित के जितने भी कहते हैं ना गणितज्ञ प्रक्रियाएं होती थी, ये उनके लिए अलग तरीके से काम करती थी, ठीक है। मार्क प्रथम को संपूर्ण रूप से सन 1944 में तैयार किया गया था। ये बनना तो शुरू हुआ था 1937 में, वैसा काम पूरा हुआ था जाके आपका 1944 में। ये है आपका मार्क प्रथम का
मशीन। यह मार्ग प्रथम मशीन जो बनाया गया था हावर्ड एकन के जरिए। ठीक है, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे कंप्यूटर की जो विभिन्न पीढ़ियां हैं, यानी डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर समय के साथ साथ बदल गया है। इसके विकास को हम पीढ़ियों जनरेशन में बांटते हैं। हर पीढ़ी में कंप्यूटर पहले से ज्यादा तेज, छोटा व स्मार्ट होता गया। कंप्यूटर को हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के अनुसार सारणी सारणी में दर्शाई गई 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो समय समय के साथ साथ हमारा कंप्यूटर का जो साइज है ना वो छोटा होता गया है, लेकिन कंप्यूटर हमारा स्मार्ट बनता गया है। अगर आप बात करोगे विभिन्न पीढ़ियों की, तो कंप्यूटर को हम लोगों ने 5 पीढ़ियों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ये रहे वो हमारे 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की। तो जो हमारी पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की वो ये देखिए, प्रथम पीढ़ी जिसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, उसका समय था आपका 1946 से लेकर 1959 तक। तो इस समय को हम कहते हैं प्रथम जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या मुख्य तकनीक थी? इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो इस समय जो फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर होती थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अब हमारा जो सेकेंड जनरेशन है यानी द्वितीय पीढ़ी, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे कैसे होते थे सेकेंड जनरेशन के, और इनकी समय अवधि क्या थी? इनकी समय अवधि थी 1959 से 1965 तक। ठीक है, और कौन कौन से मुख्य तकनीक इसमें इस्तेमाल किए गए थे? इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते थे। पहले में वैक्यूम, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फिर तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन, इसमें क्या था देखिए, इसकी समय अवधि थी 1965 से 1971 तक, और इसमें मुख्य तकनीक इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे चतुर्थ पीढ़ी की, जिसको हम फोर्थ जनरेशन कहते हैं। इसकी समय अवधि थी 1971 से लेकर 1980 तक, और इसमें क्या मुख्य तकनीक था? क्या मुख्य तकनीक इस्तेमाल किया गया था? इस तकनीक के कंप्यूटर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और अंत में हमारी बारी आती है पंचम पीढ़ी की यानी फिफ्थ जनरेशन की, जिसका समय है 1980 से लेके अभी तक, यानी 1980 से लेके 2025 तक जो आपका जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का, वो पंचम जनरेशन है। ठीक है, इसमें क्या आपका मुख्य तकनीक इस्तेमाल हुआ? इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ULSI माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा इन जनरेशंस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या था देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की समयावधि 1946 से 1959 तक मानी जाती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग मेमोरी और सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो इसकी समय अवधि 1946 से लेकर 1959 तक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, और इस कंप्यूटर ये जो जनरेशन है ना हमारा पहला, इसमें हम लोग अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते थे पंच कार्ड, वेपर टैप, मैग्नेटिक टैप, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इनाक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IMB 650 आदि हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये देखिए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो इस प्रकार से दिखते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन। तो इसमें क्या होता था देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय अवधि 1959 से 1965 तक थी, ये इसकी समय अवधि है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिस कारण से इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते, कम पावर प्रयोग करने वाले, साइज में अधिक सघन, कॉम्पैक्ट, अधिक विश्वसनीय और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक तेज थे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना अगर आप सेकंड पीढ़ी से करते हो, तो ये सस्ते होते थे, साथ में थोड़े से साइज में छोटे हो गए थे, और इनका स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ा बढ़ गया था। ठीक है, और ये ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में और कौन कौन सी खूबियां थी देखिए, असेंबली लैंग्वेज एवं उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज बड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल होते थे प्रथम पीढ़ी के तुलना में। तो कौन कौन से थे, कौन कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए थे? फोर्ट्रान, कोबल आदि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का? तो देखिए IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, यूनिवैक 1108 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये सारे आपके द्वितीय पीढ़ी के एग्जाम्पल है कंप्यूटर के। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की यानी थर्ड जनरेशन की। तो इसमें क्या क्या था देखिए,
तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की समयावधि 1965 से 1971 तक मानी गई है। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ना, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया था। एक चिप में एक से अधिक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते थे, तो एक चिप में आपकी ये सारी चीजें लगी होती थी। इस पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले सभी कंप्यूटर कम आकार वाले और विश्वसनीय थे, और इन कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि की सुविधाएं उपलब्ध थी। अगर आप तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना करोगे दूसरे पीढ़ी से और पहले पीढ़ी से, तो ये थोड़े और सस्ते हो गए थे, साइज में छोटे हो गए थे, और ये रिजल्ट भी सबसे बढ़िया दे रहे थे अब तक। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और इसमें और भी ज्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, जैसे फोर्ट्रान, कोबल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 6 आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा एग्जांपल है आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत IBM 360, पीडीपी का फुल फॉर्म है बच्चों पर्सनल डेटा प्रोसेसर, TDC 316 आदि आते थे। तो ये सारे आपके तृतीय जनरेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखिए तृतीय जनरेशन का कंप्यूटर। तो अब साइज अगर देखोगे तो पिक्चर से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी की समय अवधि 1971 से 1980 तक मानी जाती है। ठीक है, ये इसका समय अवधि था। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर वीएलएसआई का फुल फॉर्म है बच्चों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड परिपथों का प्रयोग करके बनाए गए थे। तो इनको चतुर्थ पीढ़ी के हमारे कंप्यूटर को वीएलएसआई का प्रयोग करके बनाया गया था। एक वीएलएसआई परिपथ में 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य परिपथी अवयव प्रयोग किए जाते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, सघन, विश्वसनीय और कम खर्च वाले थे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्या थे? कम खर्च वाले हो गए, साइज में भी छोटे हो गए, और इसका रिजल्ट भी ज्यादा एक्यूरेट आता था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि प्रयोग किए गए थे, और इनमें हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा क्या क्या था? रियल टाइम शेयरिंग था, इसमें और एडवांस लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए। कौन कौन से थे लैंग्वेजेस देख लीजिए, जैसे सी प्लस प्लस, डी बेस आदि का प्रयोग किया गया था, जो कि अभी तक तीसरे तक नहीं था। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में तो कौन कौन सा हमारा एग्जाम्पल है? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में एग्जाम्पल है इसका DEC 10, PDP 11, C-Ray 1 आपका सुपर कंप्यूटर है बच्चों, ये याद रखिएगा। C-Ray 1 जो कि आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, स्टार 1000 आदि आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हमारा पंचम पीढ़ी का यानी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, जो कि अभी तक हमारा चल रहा है। पंचम पीढ़ी की समयावधि वर्ष 1980 से अब तक मानी जाती है। तो ये इसका समय का विवरण है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो देखिए चतुर्थ पीढ़ी तक VLSI इस्तेमाल किया गया, तो पंचम पीढ़ी में आते ही VLSI की जगह ULSI का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, यह पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI अर्थमेटिकल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो जो हमारा पंचम पीढ़ी है ना, वो दो चीजों पर आधारित है। पहला है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और दूसरा है आपका अर्थमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, सभी हाई लेवल लैंग्वेज, और अभी तक का सबसे ज्यादा हाई लेवल का लैंग्वेज हमारे पंचम पीढ़ी के ही कंप्यूटर में है, जिनका नाम है आपका सी प्लस प्लस, जावा, नेट आदि का प्रयोग इस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। ठीक है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में एग्जाम्पल कौन कौन सा है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक आदि आते हैं। तो ये रहा आपका पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, यानी कंप्यूटर की मेमोरी। तो जिस प्रकार से बच्चों हमारा ये मस्तिष्क है ना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क, ब्रेन सभी जानकारियों को याद रखने का काम करता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में जानकारी, डेटा को रखने और उपयोग करने के लिए मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर का दिमाग होती है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा सब कुछ ब्रेन में ही रहता है, हमें सब याद रहता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी जो भी कुछ हम डेटा देते हैं उसको मेमोरी में ही जाता है। और मेमोरी को यानी कंप्यूटर मेमोरी को आपको कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेमोरी में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो ये क्या होता है देखिए,
प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी है जो कि सीपीयू द्वारा सीधे तौर पर एक्सेस की जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी आपका सबसे जरूरी मेमोरी है जो कि सीपीयू से सीधा आपके कंप्यूटर के पास जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी कौन सी है? आपकी प्राइमरी मेमोरी है, याद रखिएगा इस चीज को। प्राइमरी मेमोरी को रैम और रोम में विभाजित किया गया है। तो प्राइमरी मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। तो ये देखिए क्रमांक, संख्या, मेमोरी, जानकारी और चित्र। तो सबसे पहला आपका रैम है। रैम का मतलब क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी जानकारी क्या है, मतलब ये क्या होता है? तो देखिए यह मुख्य मेमोरी की तरह ही है। रैम लिखे हुए डेटा को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आपके मुख्य मेमोरी की तरह ही होता है और पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रैम अस्थिर मेमोरी होती है। जब कभी पावर ऑफ हो जाती है तो रैम की उपस्थित डेटा नष्ट हो जाती है। यह अस्थिर मेमोरी है। मान लीजिए अगर लाइट चली गई, तो लाइट अगर चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपने जो भी डेटा दिया है ना वो सब हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, या फिर टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। ये देखिए ये उसका चित्र है, ऐसा आपका रैम दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रोम की। रोम क्या होता है? देखिए रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए ये डेटा को सिर्फ रीड करती है, या रैम की भांति डेटा को लिख नहीं सकती, ठीक है। देखिए एक और बात बच्चों, देखो रैम जो है ना, रैम आपका पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये रोम होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये लिख नहीं सकता लेकिन डेटा को सिर्फ पढ़ सकता है, ठीक है। रोम को प्रोम, एप्रोम और ईप्रोम में वर्गीकृत किया गया है। तो रोम के आपके तीन पार्ट होते हैं बच्चों। पहला है आपका प्रोम, देन दूसरा एप्रोम और तीसरा है ईप्रोम, ठीक है। और ये रहा आपके रोम का चित्र, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं प्रोम, यानी हमारे रोम का जो पहला हिस्सा है। रोम को रोम को हम लोगों ने तीन भाग में विभाजित किया है ना। तो रोम का पहला है आपका प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है? देखिए प्रोम एक मेमोरी चिप होती है जिसमें एक प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एक बार प्रोम को प्रयोग करने के बाद हम उसे क्लीन नहीं कर सकते और फिर से उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। यह रोम की तरह ही स्थिर होता है। देखिए प्रोम भी क्या है? आपका स्थिर मेमोरी है, ठीक है, लेकिन आप कोई भी काम, कोई भी मेमोरी इसमें एक ही बार स्टोर कर सकते हो, दोबारा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये रहा आपका प्रोम का पिक्चर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रोम का जो भाग है हमारा, जिसका नाम है एप्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? इसका क्या विवरण है? देखिए यह प्रोम का एक विशिष्ट प्रकार है जिसे एक अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज करके मिटाया जा सकता है। देखिए ये भी पढ़ सकता है, ये भी आप पढ़ सकते हो, मतलब इसके जरिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको मिटाने के लिए ना आपको एक यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है। अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इसमें जो भी कुछ है हम उसको मिटा सकते हैं। ये रहा इसका चित्र, ठीक है। फिर आपका पांचवा आता है ईप्रोम, ठीक है, रोम का तीसरा भाग। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका क्या विवरण है? देखिए ईप्रोम प्रोम का एक विशिष्ट प्रकार है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपोज कर साफ किया जाता है। इसमें जो भी हमारी मेमोरी, इसको कैसे आप क्लीन कर सकते हो दूसरा डेटा फीड करने के लिए, जैसे विशिष्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज करके आप इसको साफ कर सकते हो। ये रहा आपका इसका चित्र, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आपको समझ में आ गई। प्राइमरी आपका दो हिस्सों में विभाजित है, रैम और रोम आपका तीन में, ठीक है। अब दूसरी हमारी मेमोरी है बच्चों हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? देखिए सीपीयू इस मेमोरी को प्रत्यक्ष रूप से एक्सेस नहीं कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। ये सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू सीधा तौर पे नहीं कर सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट चैनल का प्रयोग करके इस स्थिर मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। तो किस तरीके से आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हो? इनपुट डेटा देकर और आउटपुट डेटा लेकर, ठीक है। इस मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा पावर सप्लाई बंद होने पर डिलीट नहीं होता। लाइट चली गई है कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की अत्यधिक प्रसिद्धि अवस्था का प्रयोग हार्ड डिस्क में होता है। सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय मेमोरी के कुछ उदाहरण, तो कौन कौन से एग्जांपल हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के? यूएसबी डिस्क, यूएसबी स्टिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे और जिप ड्राइव। तो एक रोचक तत्व है, देख लीजिए रोचक तथ्य। पेन ड्राइव छोटी होती है लेकिन एक लाइब्रेरी के बराबर डेटा स्टोर कर सकती है। पेन ड्राइव पीडी आप लोगों ने देखा बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इसमें आप जानकारी स्टोर करते हो ना एक लाइब्रेरी के बराबर होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे कुछ मेमोरी है, ये जानकारी है और ये चित्र है, ठीक है। तो क्रमांक संख्या एक में पहला यूएसबी। यूएसबी स्टिक क्या होता है? इसकी क्या जानकारी है? देखिए
यह यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप होती है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसमें डेटा ट्रांसफर की दर 12 एमबीपीएस तक होती है और इसमें किस हद तक आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, 12 एमबीपीएस तक, ठीक है। 127 पेरिफेरल डिवाइस जैसे माउस, मॉडेम और कीबोर्ड के स्थान पर केवल एक यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप माउस, मॉडेम और कीबोर्ड की जगह पे एक यूएसबी स्टिक को आप कनेक्ट कर सकते हो। ये रहा आपका इसका चित्र। फिर दूसरा है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इसका क्या आप देख लेते हैं, क्या इसमें जानकारी हमें मिलती है। यह एक सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है, यह एक फ्लॉपी डिस्क कहलाती है क्योंकि जब आप इसे वेब करते हो तो ये फ्लॉप हो जाती है। यह पोर्टेबल होती है। फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करना हार्ड डिस्क की तुलना में आसान है और हार्ड डिस्क की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। देखिए ये ना आपका एक सॉफ्ट मैग्नेटिक डिवाइस है, ठीक है। अगर आप इसका मेमोरी का स्टोरेज कंपेयर करोगे ना यूएसबी से, ठीक है, तो क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है। और ये जब आप इसको ना वेब करते हो ना तो ये क्या होता है, सीधा ये फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। और ये पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क अधिक महंगी नहीं होती और ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है बच्चों। फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच और 5.24 इंच में बाजार में उपलब्ध है। तो इसका साइज क्या होता है, 3.5 इंच और 5.24 इंच है, ठीक है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क 1.44 एमबी से ऊपर डेटा स्टोर कर सकती है। अगर आपके फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है वो 3.5 इंच है तो आप कितना उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, 1.44 एमबी तक, ठीक है। और अगर आपके फ्लॉपी डिस्क का साइज है 5.24 तो इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो 1.2 एमबी से ऊपर का। ये रहा आपका फ्लॉपी डिस्क का चित्र। फिर बात करते हैं हम हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, देखिए हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव एक भाग होती है। देखिए हार्ड डिस्क के बहुत सारे नाम है, तो ये रहे उसके सारे नाम। ये क्या है, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइस का एक हिस्सा होता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में डेटा को स्टोर किया जा सकता है और हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये रहा आपको आपका इसका चित्र, ठीक है। वर्तमान समय में प्रयुक्त कंप्यूटरों में एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें हजारों बिलियन बाइट्स, गीगाबाइट में डेटा को स्टोर किया जाता है। आज के टाइम पे चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सब में ये लगा होता है जिसमें आप कई सारे बिलियन डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानकारी देखिए क्या है। ऑप्टिकल डिस्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज का साधन है जो कि लो पावर लेजर बीम का प्रयोग करके लिखी या पढ़ी जा सकती है। इसमें आप लो पावर लेजर बीम का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम पर बहुत से लाभ प्रभावित करते हैं, उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक ऑप्टिकल डिस्क में बहुत अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण सीडी और डीवीडी है। ऑप्टिकल डिस्क में आप एक साथ बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सीडी और डीवीडी। ये रहा आपका चित्र इसका। फिर बारी आती है हमारे ब्लू रे की। ब्लू रे क्या होता है, देखिए ब्लू रे डिस्क के नाम से भी जानी जाती है जो कि एक नई पीढ़ी की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो ब्लू रे का दूसरा नाम है ब्लू रे डिस्क। ये एक आधुनिक समय का स्टोरेज डिवाइस है। या सीडी और डीवीडी की तरह ही दिखाई देती है लेकिन स्टोरेज क्षमता सीडी और डीवीडी से कई गुना अधिक होती है। ये देखिए ये ना बिल्कुल आपका सीडी और डीवीडी की तरह ही दिखता है लेकिन ये सीडी और डीवीडी से ज्यादा आपका डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर बारी आती है जिप ड्राइव की। तो हमारा जिप ड्राइव क्या होता है, देखिए आयोमेगा कॉर्पोरेशन द्वारा एक उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बनाई गई थी। तो आयोमेगा कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़े लेवल की आपकी फ्लॉपी डिस्क बनाई थी। जिप डिस्क फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी बड़ी होती है, इसकी मोटाई भी फ्लॉपी डिस्क से दुगनी होती है। ये आपका फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा सा बड़ा होता है और उससे मोटा होता है। इसमें 100 या 250 एमबी डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसकी क्षमता कितनी है डेटा स्टोर करने की, 100 या 250 तक, ठीक है। जिप ड्राइव सामान्यतः सस्ती और टिकाऊ होती है। जिप ड्राइव हार्ड डिस्क के बैकअप और बड़ी फाइलों को ट्रांसफर करने के प्रसिद्ध माध्यम है, ठीक है। तो चलिए एक रोचक तथ्य है यहाँ पे बच्चों, सीडी में करीब 700 एमबी डेटा स्टोर हो जाता है यानी लगभग 80 मिनट का गाना या 300 किताबें। तो सीडी में आप 700 एमबी का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 1 समाप्त होता है। अब आइए यहाँ पर एक नजर देखते हैं क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्टोर करता है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर पे आप कोई काम नहीं कर सकते। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे बहुत सारे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हमारा कंप्यूटर काम करता है, जैसे यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग को दो भागों में विभाजित करते हैं जिनका नाम है जनरलाइज्ड पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेज, ठीक है। डेटा रॉ इनपुट का एक संग्रह होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या और हमने पढ़ा है, देखिए
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के दो उदाहरण हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में से आपकी मेन मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को रैम और रोम में बांटा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण, तो सेकेंडरी मेमोरी का हमारा कौन कौन सा उदाहरण है? यूएसबी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे और जिप ड्राइव, ठीक है। मेमोरी को वास्तविक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। हमारी मेमोरी भी दो भागों में विभाजित है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 1 समाप्त होता है, जो कि दो भागों में विभाजित है हमारा, ठीक है। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और अभ्यास कार्य इसका पूरा कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने, अगर आपकी बात हो कंप्यूटर से किसी को मेल भेजने की, या फिर कंप्यूटर पे कुछ सर्च करने की, या फिर अपने पीडीएफ और पीपीटीज बनाने के लिए, या फिर अपनी पीडीएफ या पीपीटीज बनाने के लिए आप डिपेंडेंट है कंप्यूटर पर। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।